नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। खबर रांची से, जहां शराब व्यवसायी योगेंद्र तिवारी पूछताछ के लिए ईडी ऑफिस पहुंचे हैं। ईडी ने पूछताछ के लिए योगेंद्र तिवारी को समन जारी किया है। वहीं 23 अगस्त को ईडी ने राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में करीब 36 ठिकाने पर छापेमारी की थी। माना जा रहा है कि योगेंद्र की दर्जनों कंपनियों के बैंक खाते समेत कई जानकारियां ईडी को मिली है, जिसे लेकर ईडी की ओर से पूछताछ के लिए समन जारी किया गया था। वहीं योगेंद्र तिवारी के भाई अमरिंदर तिवारी को भी समन जारी किया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इसके बाद बारी बारी से रामेश्वर उरांव के बेटे सहित दूसरे लोगों से भी पूछताछ की जाएगी। कारोबारी योगेंद्र तिवारी मुंह में गमछा लपेटे ईडी के जोनल कार्यालय रांची में पहुंचे। रांची में अवैध खनन के बाद जमीन, बालू और शराब घोटाले ने ईडी ने जांच तेज कर दी है। इन सभी बिंदुओं पर जांच के दौरान ही ईडी ने शनिवार को 2 अलग अलग मामलों के आरोपितों संदिग्धों को पूछताछ के लिए रांची स्थित अपने जोनल कार्यालय बुलाया है। पिछले दिनों जमीन, बालू और शराब घोटाले में ईडी ने 2 दिनों तक छापेमारी में योगेंद्र तिवारी और उनके भाई अमरिंदर तिवारी के ठिकाने से वित्तीय लेन देन से संबंधित भारी मात्रा में दस्तावेज की बरामदगी की है। इसमें कुछ सफेद पोस्ट भी हैं। ईडी ने इन सभी बिंदुओं पर दोनों से पूछताछ करेगी। ईडी यह भी जानने की कोशिश करेगी कि रुपया का निवेश कहां-कहां हुआ है। अब देखना यह है कि योगेंद्र तिवारी यहां पहुंचे, अब ईडी के अधिकारी उनसे क्या कुछ सामने निकल के आता है, ये वक्त ही तय करेगा। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह से 23 अगस्त को ईडी ने पूरे झारखंड में 36 ठिकानों पर छापेमारी की थी, यह चौंकाने वाली बात थी। इसमें कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बरामद हुए थे। रांची से निरंजन। पश्चिमी सिंहभूम के सोनुआ और गोइलकेरा क्षेत्र में बीती रात को हुई बारिश से छोटी नदियों में उफान दिख रहा है। बारिश से चाईबासा गोइलकेरा मुख्य सड़क पर चांदीपोस झाड़गांव में छोटी नदी में पानी बढ़ गया है। इससे पुलिया पर कई फीट ऊपर पानी बह रहा है। इस वजह से सुबह से इस मुख्य सड़क पर वाहनों का आना जाना घंटों ठप रहा। वहीं सुबह करीब 8 बजे के बाद पानी घटने के बाद वाहनों का आना जाना सामान्य हुआ। गिरिडीह में इलाज में लापरवाही से महिला मरीज की मौत हो गई। बगोदर थाना क्षेत्र के जरमुन्ने पूर्वी पंचायत के हरिजन टोला की प्रियंका देवी बंध्याकरण के लिए पहुंची थी, जहां ऑपरेशन के बाद उसकी मौत हो गई। मरीज की मौत के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी फरार हो गए। महिला के पति के मुताबिक शुक्रवार के शाम 6 बजे उसका ऑपरेशन किया गया था, जिसके बाद रात 10 बजे दर्द शुरू हुआ। उस वक्त अस्पताल में कोई मौजूद नहीं था। समय पर इलाज नहीं मिलने से उसकी मौत हो गई। वहीं मरीज की मौत के बाद आक्रोशित परिवार के सदस्य और ग्रामीण अस्पताल परिसर में ही धरने पर बैठ गए। साथ ही दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। 10 बजे वो अगवकाने लगी तो हम गए डॉक्टर साहब के पास। मेरी सास बोली कि जाके देखो, बुलाओ जरा डॉक्टर के। तो जाके देखते तो वहाँ पे बोला 15 मिनट में भेज रहे हैं। अब वो यहाँ पर आए तो आया भी नहीं किया कोई। फिर जाके देखते 11 बजे रात में वहाँ तो कोई भी नहीं है। वहाँ से आए तो हमसे रहा नहीं गया, बर्दाश्त नहीं हुआ। तब जाकर के हम ठेल ढकेल किए, दरवाजे में लात मारे, तब एक आदमी निकला तो फिर आया, तब तक देखा मेरा भाई गुजर चुके थे। कहीं न कहीं डॉक्टर की लापरवाही की वजह से। खबर पाकुड़ से, जहां स्कूल के लिए आवंटित एमडीएम के चावल की चोरी का वीडियो वायरल हो रहा है। सदर प्रखंड के उत्क्रमित उच्च विद्यालय रामचंद्रपुर की यह घटना है, जहां स्कूल से संयोजिका के बेटे पर साइकिल से चावल बाल्टी में भरकर ले जाने का आरोप लगा है। इसे लेकर स्कूल में हुए हंगामे के बाद डीसी के निर्देश पर जिला शिक्षा अधीक्षक स्कूल पहुंचे और मामले की जांच की। लोगों ने मिड डे मील में गड़बड़ी का भी आरोप लगाया। साथ ही गैस सिलेंडर की व्यवस्था के बाद भी कोयला जलाने पर सवाल उठाए। प्रिंसिपल पर यह भी आरोप लग रहे हैं कि स्कूल में पानी नहीं होने का बहाना बनाकर मिड डे मील नहीं बनाया जा रहा है। लोगों ने प्रिंसिपल पर आरोप लगाते हुए कड़ी कार्रवाई करते हुए स्कूल से भी हटाने की मांग की है। जामताड़ा से कांग्रेस विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की ओर से सोरेन परिवार की आलोचना पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। साथ ही बाबूलाल मरांडी पर जामताड़ा में भी केस दर्ज करवाने की बात कही है। इरफान अंसारी ने कहा है कि बाबूलाल मरांडी को किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी से बचना चाहिए। साथ ही सोरेन परिवार पर कुछ भी बोलने से पहले सोचना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि बाबूलाल मरांडी के बयान से आदिवासी समाज में आक्रोश है। सोरेन परिवार को गाली देने से पहले बार बार सोचिए। जामताड़ा में भी केस होने जा रहा है, देख लीजिएगा। आदिवासी भाई करेंगे। सोरेन का मतलब क्या? सोरेन आदिवासी इतना चिड़ कैसे हो गया बाबूलाल जी को?
आदिवासी होना पाप है, सोरेन नाम लिखना पाप है। बाबूलाल जी, मैं कहना चाहता हूं आपको कि झारखंड गुरु जी की देन है। झारखंड बना तभी आप मुख्यमंत्री बने, नहीं तो बिहार में आपको कोई नहीं पूछता आपको। बाबूलाल मरांडी पर पूरे झारखंड में दर्ज हो रहे मुकदमों पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा है कि संकल्प यात्रा को मिल रहे समर्थन और बाबूलाल मरांडी की ओर से सरकार पर लगाए जा रहे भ्रष्टाचार के आरोपों से सरकार तिलमिला गई है। साथ ही चुनौती भी दी है कि अगर बाबूलाल से पहले जुड़ी कंपनी ने कोई घोटाला किया है तो उसकी संपत्ति जब्त कर एसआईटी से जांच कराए। 10 वर्षों से उनका इस कंपनी से कोई नाता नहीं है और पूरी दुनिया जानती है कि माननीय मुख्यमंत्री के कार्यकाल में किस तरीके से एक सिंडिकेट बनाकर इसी कंपनी के जरिए शराब की बड़ी लूट हुई। और जो कंपनी के मौजूदा डायरेक्टर्स हैं उनके अभी नाम है अमरेंद्र तिवारी, सुकांत रॉय और नीतू तिवारी। ये दस्तावेज है कंपनी के मौजूदा डायरेक्टर्स के। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा जो भी आरोप लगा रही है संथाल परगना बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में, वो बेबुनियाद है। लेकिन राज्य सरकार को बताना चाहिए कि अगर इस कंपनी ने इतनी गड़बड़ी की है तो उसकी जितनी भी चल अचल संपत्ति है वो अविलंब उसकी जब्ती होनी चाहिए और एसआईटी का गठन करके इस कंपनी के कार्यकाल की जांच करनी चाहिए। लेकिन अब ये राज्य सरकार के पाले में गेंद है कि वो संपत्ति की जब्त कराए और जांच कराए, लेकिन ऐसा नहीं करके राज्य सरकार ऐसा इशारा कर रही है कि उसके करीबी लोग आज भी इस कंपनी में मौजूद हैं। इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कंटेस्ट 2022 में पूरे ईस्ट जोन के शहरों में रांची को पहला स्थान मिला है। 10 लाख आबादी से ज्यादा वाले शहरों में अलग अलग पैमानों पर रांची ने खुद को बेहतर साबित किया है। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने इसकी घोषणा की है। अब राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में रांची को यह अवार्ड दिया जाएगा। इस कॉन्टेस्ट का आयोजन हर वर्ष किया जाता है, जिसमें देश में चुने हुए 100 वैसे शहर जहां स्मार्ट सिटी योजना चल रही है इसमें शामिल होते हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सहयोगी संजय कुमार सिन्हा। 10 लाख की आबादी से ज्यादा वाले शहर में राजधानी रांची ने एक बार फिर बाजी मारी है और ईस्ट जोन में रांची को परफॉर्मेंस के आधार पर सबसे बेस्ट सिटी का अवार्ड दिया गया है। हम इससे मौजूद है रांची स्मार्ट सिटी में। हमारे साथ जो है स्मार्ट सिटी के जीएम, हम उनसे बात करेंगे कि ये जो केंद्र सरकार की ओर से जो रांची को जो है बेस्ट शहर का जो है परफॉर्मिंग शहर का जो अवार्ड मिला है, ये दरअसल है क्या? देखिए, ये डिफरेंट कैटेगरीज के इंडियन स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट हर साल होता है। पीछे भी हम लोगों ने कई अवार्ड जीता है और इस बार हमें जोनल अवार्ड में ईस्ट जोन में मिलियन प्लस सिटी में रांची को नंबर 1 अवार्ड मिला है फॉर बेस्ट परफॉर्मिंग सिटी। और ये अवार्ड हमें अगले इंदौर में एक कार्यक्रम होने जा रहा है, उसमें हमें ये अवार्ड दिया जाएगा। अगर बात कर रहे हैं तो एक जो है किन किन क्राइटेरिया को रखा गया, रांची ने कौन से क्राइटेरिया को फुलफिल किया? देखिए, इसमें डिफरेंट कैटेगरीज थे, जिसमें अर्बन मोबिलिटी की बात हो, नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट की बात हो, इकोनॉमी की बात हो, बेस्ट इनोवेशन की बात हो। इन सब पैरामीटर्स थे जिसमें रांची स्मार्ट सिटी ईस्टर्न जोन में बेस्ट परफॉर्मिंग सिटी का अवार्ड दिया गया है। कल ही घोषित हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की तरफ से। हमारे साथ पीआरओ हैं रांची स्मार्ट सिटी के। बोले कि एक जो चुनौती होती है शहर को ऊपर ले जाने के लिए, अपलिफ्ट करने की, तो रांची को आप अगले 20 सालों में कहाँ दिख रहे हैं? देखिए, अगले 20 सालों में क्या, अभी भी आप देख रहे हैं कि 650 एकड़ में हम एक नया शहर बसा रहे हैं जहां पे विश्व स्तर की अत्याधुनिक सुविधाएं हैं। इसके अलावा जो पुराना शहर है उसमें भी कई कार्य किए जा रहे हैं। इम्पैक्टफुल प्रोजेक्ट के तहत आपने देखा कि वेंडर मार्केट का निर्माण हुआ है। अलग अलग एजेंसियां हैं सरकार की जो करती हैं इसमें काम। जुडको हो गया, रांची नगर निगम हो गया, हमारा जो करमटोली तालाब है उसका जीर्णोद्धार हुआ, कई कार्यक्रम हुए हैं। अगर मोबिलिटी में सर जैसा बता रहे थे, हम साइकिल चलवा रहे हैं। केवल साइकिल की बात नहीं है, हम नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट को प्रमोट कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो हमारा ICCC है, आप चल कर देखेंगे तो वहाँ से पूरे शहर का सर्विलांस, ट्रैफिक मैनेजमेंट, वो तमाम चीजें हैं जो यहाँ से होती है। तो आने वाले 20 वर्षों में तो रांची कहीं और होगी और उसकी तैयारी हम लोग जोर शोर से कर रहे हैं। रांची को प्रदूषण मुक्त करने के साथ साथ जो एक एडवांस शहर का रूप होता है, एक चेहरा होता है, वो देने की अब कोशिश की जा रही है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची।
ट्रैफिकिंग की शिकार हुई झारखंड के 3 बच्चों को सकुशल लाया गया। रांची डीसी और जिला समाज कल्याण केंद्र के निर्देश पर जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी वेद प्रकाश के नेतृत्व में 3 बच्चे का रेस्क्यू किया गया। रिहा कराए गए बच्चे धनबाद और रांची के रहने वाले हैं। रांची जिले की रेस्क्यू कराई गई लड़की 6 साल बाद वापस परिवार में लौट रही है। आरोप है कि उसकी चचेरी भाभी ने उसे पटना में छोड़ दिया था, जहां से वहां भागकर दिल्ली चली गई। सभी के पुनर्वास की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इन सभी बच्चों को अभी बाल कल्याण समिति में रांची में प्रस्तुत कराया जाएगा और उसके बाद इनको परिवार में पुनर्वासित करने की दिशा में कार्य की जाएगी। हम लोगों के द्वारा यह भी देखा जाएगा कि अगर ऐसे कुछ बच्चियां हैं या उनके पेरेंट्स जो हैं जो काफ़ी आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, तो उनको हम लोग कोशिश करेंगे कि स्पॉन्सरशिप एक योजना चलती है उनसे इनको लिंकअप किया जाए, जिससे इनकी पढ़ाई बाधित नहीं हो और ये आगे पढ़ सकें। इनको अपने मेन स्ट्रीम्स में सोसाइटी में हमें लाना है। इसके लिए जो भी सरकार की योजनाएं हैं उनसे हम लोग लिंकअप करने का कोशिश करेंगे। हजारीबाग बरकाकाना रांची नई रेल रूट पर सीधी ट्रेन का चलने का सपना अब पूरा होने जा रहा है। इस रूट पर न्यू गिरिडीह रांची इंटरसिटी ट्रेन का परिचालन 12 सितंबर से शुरू होने की आधिकारिक घोषणा हो चुकी है। 13 कोच की यह ट्रेन जमुआ, धनबाद, महेशपुर हॉल्ट, कोडरमा, हजारीबाग टाउन, बरकाकाना और मेसरा स्टेशन पर रुकेगी। बरकाकाना से सांकी, टाटी सिलवे, रांची रूट पर अब तक सीधी पैसेंजर या एक्सप्रेस ट्रेन सेवा उपलब्ध नहीं थी। ऐसे में इस ट्रेन सेवा की शुरुआत से इलाके के लोगों में खुशी दिख रही है। अधिक जानकारी दे रहे हैं रामगढ़ संवाददाता जावेद खान। बरकाकाना रेलवे जंक्शन पर आपको बताना चाहेंगे कि न्यू गिरिडीह से रांची के बीच कोडरमा, हजारीबाग और बरकाकाना के रास्ते 12 सितंबर से इंटरसिटी एक्सप्रेस की शुरुआत होनी है। ऐसे में यहां के यात्रियों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। यहां के यात्रियों को अब तक राजधानी रांची जाने के लिए बरकाकाना के रास्ते सीधी ट्रेन सेवा नहीं थी। ऐसे में गिरिडीह से कोडरमा, हजारीबाग और बरकाकाना के लोगों को राजधानी जाने में आसानी होगी। 12 सितंबर को आप हजारीबाग में या बरका में बैठेंगे और बस के भाड़े से कम और बहुत ही सुविधा के साथ आप हजारीबाग, बरकाकाना से आप रांची पहुंचिएगा। ये हम लोगों के क्षेत्र के लिए एक अमूल्य ये देन है। ये भी माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व के कारण हुआ है। इंटरसिटी ट्रेन आने वाली है। इसके लिए तो बहुत अच्छा है सर, जो रेलवे सरकार है, गवर्नमेंट जो है बहुत अच्छा कदम उठाया है, जिससे हमें सभी यात्रियों को बेनिफिट होगा और शॉर्ट डिस्टेंस पड़ेगा और हमारा किराया भी थोड़ा बचेगा। राजधानी जाने में आसानी होगी सर। बहुत अच्छा, ये बिल्कुल सुनहरा मौका है जो आम पब्लिक के लिए। बहुत बस जो जाते हैं तो जल्दी पहुँच जाएंगे। बस में पैसा ज़्यादा लगता है। जी। तो बरकाकाना के लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया बात है कि वो आराम से यहाँ से जा सकते हैं और हजारीबाग, कोडरमा से आने वाले यात्री लोग के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है, जो डायरेक्ट कोडरमा, हजारीबाग से रांची चल जाएंगे। यहाँ पे पढ़ने लिखने वाले जो भी बच्चे हैं या व्यापार से संबंधित जो भी व्यक्ति हैं, वो आराम से यहाँ से रांची जाएंगे, अपना काम करेंगे और आराम से आ जाएंगे कम लागत में। खास करके जो छात्र हैं या जो व्यापारी वर्ग है उनको काफ़ी फायदा होने वाला है। ऐसे में इंटरसिटी एक्सप्रेस के चलने का क्षेत्र के लोगों को बेसब्री से इंतजार है। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। खबर कोडरमा से, जहां सियालदह से जलियांवाला बाग जाने वाली अमृतसर एक्सप्रेस का कोडरमा में ठहराव शुरू हो गया है। बीते शाम अमृतसर एक्सप्रेस का स्टेशन पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। बीजेपी कार्य समिति सदस्य और JRUCC सदस्य रमेश सिंह की अगुवाई में लोगों ने ढोल नगाड़े के साथ लोको पायलट का स्वागत किया। ट्रेन करीब 5 मिनट तक स्टेशन पर रुकी, जिसके बाद बीजेपी नेता ने हरी झंडी दिखाकर उसे रवाना किया। कोडरमा स्टेशन पर सियालदह जलियांवाला बाग एक्सप्रेस के ठहराव से खासकर सिख समुदाय के लोगों में खुशी देखी जा रही है। इसके लिए लोगों ने भारत सरकार और रेल मंत्रालय का आभार भी जताया। हम लोग का प्रथम प्रयास था और ये प्रथम प्रयास अब हम लोग का पूरा हुआ है। एक जो टाटा अमृतसर चलती थी वो उससे हम लोग नहीं हो पा रहे थे क्योंकि बीच बीच में वो गाड़ियां रुक जाती थी, तो इसलिए इसके चलते हम सिख समाज पूरा लगा हुआ था सर। और आज हम लोग के इतनी आबादी तिलैया में है और उसका एक बहुत भावना थी कि हम लोग दरबार साहब सुचारू रूप से पहुंच के वहाँ मत्था टेके और घर वापस आएँ। तो ये हम लोग के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है सर। ये रेलवे का झारखंड के अंदर एक बड़ा केंद्र बन चुका है और हमारे भारत सरकार की शिक्षा मंत्री, इस क्षेत्र की लोकप्रिय सांसद आदरणीय अन्नपूर्णा देवी जी का जो प्रयास रहा है, उस प्रयास में
उन्होंने जो मेहनत किया है हम उनको बधाई देते हैं। हम बधाई देते हैं रेलवे के अधिकारियों के, हम बधाई देते हैं कोडरमा के रेलवे अधिकारी और कर्मचारियों को, हम बधाई देते हैं यहाँ की जनता को, हम बधाई देते हैं यहाँ के सिख समाज के लोगों को, जिन्होंने उत्साह को आज इतना दुगना कर दिया कि मेरे जैसे व्यक्ति का हौसला बुलंद हो गया है। दुनिया भर में झारखंड की फुटबॉलर बेटियों के हुनर का डंका बज रहा है। रांची के काके प्रखंड के चर्दी गांव में अहले सुबह सुबह से ही बेटियां घर का कामकाज निपटाकर फुटबॉल खेलने निकल पड़ती हैं। दरअसल सितंबर में पंजाब के अमृतसर में होने वाले अंडर 14 विमेन नेशनल चैंपियनशिप के लिए चर्दी गांव से 4 लड़कियों का चयन स्टेट टीम के लिए हुआ है। ऐसे में गांव की दूसरी लड़कियों को भी भरोसा है कि लगातार मेहनत और हुनर से एक दिन उनका भी नंबर आएगा। चर्दी गांव में फुटबॉलर बेटियों से बात की संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। फुटबॉल में झारखंड की बेटियों का हुनर अब दुनिया मान रही है। एक बार फिर सितंबर में अमृतसर में होने जा रहा है विमेन्स नेशनल चैंपियनशिप अंडर 14। झारखंड की टीम भी वहां जा रही है और इसी गांव से यानी कांके प्रखंड के चर्दी गांव से 4 लड़कियों का चयन हुआ है। हम लड़कियों से ये बात करेंगे कि लड़कियां कितनी मेहनत कर रही हैं, फुटबॉल के लेकर इतनी दीवानगी क्यों है। कितनी उम्र है तुम्हारी? 12 साल। 12 साल। किस क्लास से पढ़ती है? 8 क्लास। 8 क्लास से पढ़ती है। अच्छा ये बताओ कि फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है या हॉकी? फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है। किसके जैसा बनना है फुटबॉल खेलकर? नीतू लिंडा। अच्छा नीतू लिंडा जो भारतीय टीम में इस समय शामिल है, सीनियर टीम में। अच्छा ये बताओ कि घर में जो है कोई मना करता है कि फुटबॉल नहीं खेलना है? खेलना है। पापा क्या बोलते हैं? खेलो। खेलो। मम्मी क्या बोलती है? खेलो। खेलो। अच्छा किस साइड से खेलती है? फ्रंट से खेलती है, डिफेंस से खेलती है, कहाँ से खेलती है? डिफेंस। डिफेंस से खेलती है। सबसे छोटी क्या नाम है तुम्हारा? साक्षी मुंडा। साक्षी मुंडा। अच्छा साक्षी को कहाँ से खेलना है? डिफेंस। डिफेंस से खेलना है। देखिए झारखंड की लड़कियों की जो पूरा जोर होता है लड़कियों का डिफेंस पर होता है। अच्छा बताओ ये बेटा किसके जैसा बनना चाहती हो? नीतू लिंडा जैसा। अच्छा सबकी फेवरेट नीतू दीदी है? यस सर। अच्छा ये बताओ कि घर में पापा क्या करते हैं? घर में काम करते हैं। मम्मी क्या करती है? मम्मी होटल संभालती है। अच्छा मम्मी होटल में काम करती है। क्या काम करती है? गुलगुला पकौड़ी का। अच्छा गुलगुला पकौड़ी बेचती है। वाह तो बेटी खेलेगी फुटबॉल है ना। अच्छा क्या खाती है तुम लोग घर में? मार भात। अच्छा माड़ भात खाती है। तो देख रहे हैं कि यहाँ गांव की बेटियां माड़ भात खाकर ही मजबूत होती हैं। स्कूल जो तुम लोग जाती हो तो गांव में स्कूल है या कहीं और जाना पड़ता है? गांव में है सर। गांव में स्कूल है? यस सर। तो फुटबॉल का जो किट है सामान है कहीं कोई दिक्कत आता है? यस सर। क्या क्या दिक्कत आता है? बॉल का खरीदने के लिए हम लोग के पास पैसा नहीं रहता है। बॉल खरीदने के लिए पैसा नहीं है। अच्छा और क्या दिक्कत आती है? किट शूज जूता। अच्छा हम जैसे कहेंगे जूते दिखाइए कि देखिए गांव के बच्चे हैं किस तरीके से खुद घर में माँ बाप मजबूरी करते हैं और मजदूरी करने के बीच में जो इनके पास सीमित संसाधन है उसी में अपने लिए किट खरीदते हैं। तो मुश्किल क्या आती है, क्या मांग करते हैं आप? सर मुश्किल तो बहुत सारी है सर। जैसे कि बच्चों के लिए ड्रेस हो गया, शूज हो गया, बॉल हो गया, ये बहुत कॉस्टली आता है और हमको खुद अपने से पे करना। यहाँ पे 100 बच्चे हैं तो मेरे लिए बहुत सारे मुश्किल है। ये सब सामान खुद खरीद के देना ये आसान काम नहीं है सर। तमाम सपने मन में हैं, हालात विपरीत हैं, लेकिन दिल और मन कहीं से भी झुकने को तैयार